क्या आपने कभी सुना है कि किसी राजा की वीरता उसकी रानी के लिए काल बन जाए? एक ऐसा राजा जिसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वो हर सुबह अपनी ही पत्नी की नाक की नठ पर 100 तीर चलाता था। लेकिन क्या होता है जब एक अहंकारी शेर का सामना 1.25 शेर से होता है? क्या राजा का घमंड उसे तबाह कर देगा या उसे कोई ऐसा सबक मिलेगा जो उसके जीवन की दिशा बदल देगा? इतिहास के पन्नों से खोई हुई एक ऐसी कहानी जो आज के दौर में हर इंसान के लिए एक चेतावनी है। चलिए चलते हैं सूर्यगढ़ के उस महल में जहां मौत और अहंकार का खेल हर रोज खेला जाता था। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। सोने चांदी से भरे महल, हरे भरे बाग और चारों दिशाओं में फैली उसकी कीर्ति। इस राज्य का शासक था राजा विक्रमसेन। राजा विक्रमसेन बाहरी रूप से अत्यंत बलवान, लंबा कद, चौड़ी छाती और आंखों में ऐसा तेज कि सामने वाला सहम जाए। परंतु उस तेज के पीछे अहंकार की आग धधकती थी। राजा को अपने बल, अपने पराक्रम और अपने पुरुषार्थ पर इतना घमंड था कि उसे विश्वास हो चुका था कि इस धरती पर मेरे समान कोई वीर पुरुष जन्मा नहीं है। राजा विक्रमसेन की रानी थी रानी पद्मावती। रानी रूपवती थी, सुलक्षणा थी, पर उनकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी। चेहरा पीला, शरीर दुर्बल, मानो जीवन का रस धीरे धीरे सूख गया हो। राजमहल के सेवक फुसफुसाते थे, रानी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हैं, पर कोई नहीं जानता था कि उस कमजोरी के पीछे भय का पहाड़ था। हर रोज ठीक सूर्योदय से पहले राजा विक्रमसेन रानी को जगा देते। रानी, उठो, समय हो गया है। नींद में कांपती रानी उठती, राजा का हाथ थामे बाग की ओर बढ़ती। वहां खुले आकाश के नीचे राजा के हाथ में होते 100 तीर। रानी को खड़ा किया जाता, आंखें बंद करवाई जाती और उसकी नाक की नथ से राजा दूर खड़ा होकर धनुष बाण से एक एक करके 100 तीर निकारता था। हर तीर निकलते समय रानी का हृदय मानो बाहर आ जाता। बस एक हल्की सी चूक और मृत्यु निश्चित। हर तीर के साथ रानी को लगता, ये मेरा अंतिम क्षण है। और 100 तीर पूरे होते ही राजा वही प्रश्न दोहराता, बोलो रानी, क्या इस धरती पर मेरे जैसा कोई और वीर पुरुष है? डर से कांपती रानी हर रोज वही उत्तर देती, नहीं महाराज, आप जैसा वीर और कोई नहीं। समय बीतता गया। एक दिन रानी की मां सुमित्रा देवी अपनी बेटी से मिलने आई। जैसे ही उन्होंने रानी को देखा, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटी, ये कैसी हालत बना ली है? तू तो सूखी लकड़ी जैसी हो गई है। रानी चुप रही। क्या तुझे भोजन नहीं मिलता? क्या कोई रोग है या कोई तुझे दुख देता है? रानी की आंखें भर आईं, पर होंठ सिले रहे। मां ने इस बार रानी का हाथ कसकर पकड़ा। मां हूं तेरी, सच बता। और तभी रानी टूट गईं। कांपती आवाज में बोली, मां, राजा हर सुबह मेरी नथ में से 100 तीर निकालते हैं। सुमित्रा देवी सन्न रह गईं। क्या? रानी ने रोते हुए कहा, हर तीर मुझे मृत्यु के समान लगता है। मैं हर दिन ये सोचकर जीती हूं कि आज मेरा आखिरी दिन है। मां कुछ देर मौन रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, बेटी, कल जब राजा वही प्रश्न पूछें तो ये कहना, महाराज, दुनिया में वीर पुरुष बहुत हैं, घर से बाहर निकलो, शेर को 1.25 शेर बहुत मिलेंगे। ये कहकर मां विदा हो गईं और रानी की रात भय और आशा के बीच बीती। सुबह होते ही राजा ने रानी को जगाया। 100 तीर एक एक करके निकाले गए। राजा ने प्रश्न किया, बोलो रानी, क्या कोई और मर्द है मेरे जैसा? इस बार रानी ने साहस जुटाया और कहा, महाराज, दुनिया में वीर पुरुष बहुत हैं, घर से बाहर निकलो, शेर को 1.25 शेर बहुत मिलेंगे। राजा स्तब्ध रह गया। उसका अहंकार भड़क उठा। ठीक है, आज मैं स्वयं देखूंगा कि कौन है मुझसे बड़ा वीर। थोड़ा भोजन लेकर राजा निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा, एक काणा व्यक्ति रास्ते के किनारे लेटा आकाश की ओर टकटकी लगाए हुए देख रहा था। राजा ने पूछा, क्यों भाई, ऊपर क्या देख रहे हो? काणा मुस्कुराया, अप्सराओं का नृत्य देख रहा हूं। राजा ने ऊपर देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया। उसका अहंकार पहली बार डगमगाया। राजा विक्रमसेन उस काणे व्यक्ति को ऊपर निहारते देख रहा था। राजा ने कई बार आकाश की ओर देखा, पर सूर्य की तेज किरणों के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आया।
राजा के चेहरे पर असमंजस था। अजीब आदमी है, राजा ने मन ही मन सोचा। एक आंख से अंधा होकर भी देवलोक देखने का दावा करता है। तभी काणे ने बिना नीचे देखे ही पूछा, भाई तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? राजा ने गर्व से सीना फुलाया, मैं सूर्यगढ़ का महाराज विक्रमसेन हूं और इस धरती पर अपने जैसा वीर पुरुष खोजने निकला हूं। यह सुनकर काणे के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, तो थोड़ा ठहरो महाराज। राजा चौंका, क्यों? काणा बोला, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। नाचते नाचते एक अप्सरा की पांजेब टूट गई है, वो अभी धरती पर गिरेगी। उसे उठा लूं, फिर तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा के रोंगटे खड़े हो गए। ये पागल है, वो सोच ही रहा था। तभी छन, आकाश से सचमुच एक चांदी की पाजेब नीचे आ गिरी। काणा उठकर बैठा, पाजेब उठाई और जेब में रख ली। चलो महाराज, अब मर्द देखने चलें। राजा विक्रमसेन का मस्तिष्क सुन्न हो चुका था। जिसे मैं अपंग समझ रहा था वो तो देवलोक देख रहा है। उसका सीना पहली बार डर से सिकुड़ा। अब राजा और काणा एक साथ चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा एक तेजस्वी युवक धनुष बाण लिए शांत भाव से बैठा था। राजा ने पूछा, क्यों युवक, यहां अकेले क्यों बैठे हो? युवक ने मुस्कुराकर कहा, अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा हूं। राजा ने चारों ओर देखा, कहां है तुम्हारा मित्र? युवक बोला, मैंने अभी अभी 100 कोस दूर तीर मारा है, उसे लेने गया है। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर, यानी 300 किलोमीटर दूर। राजा हंस पड़ा, मूर्ख मत बनाओ, इतनी दूर से तीर लाने में कई दिन लगेंगे। युवक शांत स्वर में बोला, नहीं महाराज, मेरे मित्र को आने जाने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। काणा भी मुस्कुरा दिया। राजा के पसीने छूट गए। थोड़ी देर बाद एक लंगड़ा व्यक्ति तेजी से आता दिखा। हाथ में वही तीर था। वो हाँफ रहा था, पर चेहरे पर गर्व था। लो मित्र, तुम्हारा तीर। राजा की हालत ऐसी हो गई मानो काटो तो खून नहीं। एक काणा देवलोक देखता है, एक युवक 100 कोस तीर मारता है और एक लंगड़ा 1 घंटे में 100 कोस दौड़ाता है। राजा विक्रमसेन का सारा घमंड रेत की तरह ढहने लगा। अब चारों साथ चल पड़े। घमंडी राजा, दिव्य दृष्टि वाला काणा, अचूक तीरंदाज युवा, दिव्य गति वाला लंगड़ा। राजा चुप था। अब वो प्रश्न नहीं कर रहा था। चलते चलते वे एक विशाल नगर पहुंचे। ढोल नगाड़ों की आवाज, रंग बिरंगे ध्वज। नगर में घोषणा हो रही थी, राजकुमारी चंद्रलेखा का स्वयंवर। स्वयंवर की शर्त सुनकर चारों चौंक गए कि जो व्यक्ति 50 कोस दूर से 2 घंटे में हंसता पान, बोलती सुपारी लेकर आएगा, वही राजकुमारी का पति बनेगा। राजा ने मन ही मन सोचा, यह असंभव है। चारों ने विचार किया। काणा बोला, मैं देख सकता हूं पर दौड़ नहीं सकता। युवा बोला, मैं तीर चला सकता हूं पर इतनी दूरी समय में तय नहीं। सबकी निगाह लंगड़े पर गई। लंगड़ा मुस्कुराया, अगर आप सब साथ दें तो मैं ये कर सकता हूं। निर्णय हो गया। लंगड़ा बिजली की तरह दौड़ पड़ा। कुछ ही पलों में वो पान सुपारी के वृक्ष तक पहुंच गया। उसने सुपारी तोड़ी, जेब में रखी। फिर सोचा, अभी तो समय है, और पेड़ के नीचे लेट गया। उधर नगर में घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी। युवा बोला, इतनी देर तो कभी नहीं लगती। काणा ने आंखें बंद की और चीख पड़ा, वो सो रहा है और एक जहरीला सांप उसकी ओर बढ़ रहा है। युवा ने तुरंत धनुष उठाया। काणा, तुम सांप के फन पर निशाना लगाओ। जैसे ही तुम हुंकार भरोगे, मैं तीर छोड़ दूंगा। काणा ने सांप के फन पर दृष्टि टिकाई। तीर छूटा, धड़ाम, सांप वहीं ढेर। आवाज से लंगड़ा जागा। सब समझ गया। वो पूरी शक्ति से नगर की ओर दौड़ा और ठीक समय पर हंसता पान, बोलती सुपारी राजमहल पहुंचा दी। अब प्रश्न उठा कि राजकुमारी से विवाह किसका होगा? चारों ने विचार किया। आखिरकार सबकी निगाह राजा पर गई। राजमहल के विशाल प्रांगण में चारों ओर सन्नाटा छा गया था। हंसता पान, बोलती सुपारी राजकुमारी चंद्रलेखा के सामने रखी थी। स्वयंवर की शर्त पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब प्रश्न था कि राजकुमारी का पति कौन होगा। चारों पुरुष एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभा में बैठे मंत्री, राजा महाराजा और नगरवासी
सबकी निगाहें इन्हीं चारों पर टिकी थीं। किसी ने कहा, यदि काणा अपनी दिव्य दृष्टि से सांप को ना देखता तो लंगड़ा मर चुका होता। दूसरा बोला, यदि युवा तीरंदाज का तीर अचूक न होता तो सांप बच जाता। तीसरा बोला, यदि लंगड़े के पास दिव्य गति न होती तो शर्त पूरी न होती। और अंत में सबने कहा, और यदि राजा घर से मर्द देखने ना निकलता तो ये कथा ही जन्म न लेती। सभा की दृष्टि राजा विक्रमसेन पर आ टिकी। सभा के वरिष्ठ जन बोले, इसलिए निर्णय यही है कि राजकुमारी का विवाह महाराज विक्रमसेन से होना चाहिए। पूरा सभागार इस निर्णय से सहमत दिखा, लेकिन राजा विक्रमसेन चुपचाप खड़ा था। उसका चेहरा बदला हुआ था। वो वही राजा नहीं था जो कुछ दिन पहले अहंकार में अंधा था। राजा ने धीरे धीरे 2 कदम आगे बढ़ाए, फिर सभा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। पूरा राजमहल हैरान रह गया। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं ये विवाह नहीं कर सकता। राजा की आवाज कांप रही थी। सभा में सन्नाटा। राजा बोला, मैं पहले से विवाहित हूं और मेरी रानी मेरे अहंकार की सबसे बड़ी शिकार रही है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, मैं खुद को इस धरती का सबसे बड़ा मर्द समझता था। अपने बल पर इतना घमंड था कि मैंने अपनी ही रानी को हर दिन मृत्यु के सामने खड़ा किया। सभा में सिसकियां गूंज उठीं। आज समझ आया, मर्दानगी दूसरों को डराने में नहीं, खुद के अहंकार को मारने में है। राजा ने काणे की ओर देखा। काणा मुस्कुराया, महाराज, मैं तो इंद्रलोक की अप्सराओं के साथ अपने समय से संतुष्ट हूं। अब मेरी उम्र उस ऊपर वाले को याद करने की है। फिर युवा तीरंदाज की बारी आई। उसने अपने लंगड़े मित्र का हाथ पकड़ा। मित्र, स्वयंवर की शर्त तुमने पूरी की। राजकुमारी पर असली अधिकार तुम्हारा है। सभा में फिर विचार हुआ। इस बार सभी की आवाज एक थी, लंगड़ा ही राजकुमारी का पति बनेगा। राजकुमारी चंद्रलेखा लंगड़े के पास आई। उसकी आंखों में सम्मान था। वरमाला लंगड़े के गले में पड़ी। नगाड़े बज उठे। विवाह संपन्न हुआ। नगर आनंद से भर गया। राजा विक्रमसेन चारों के पास आया। हाथ जोड़कर बोला, आप सब मेरे अतिथि नहीं, मेरे गुरु हैं। मेरे राज्य में आप सबका सदा सम्मान रहेगा। राजा जब अपने राज्य लौटा तो वो वही राजा नहीं था। उसने रानी पद्मावती के चरणों में सिर झुका दिया। मुझे क्षमा कर दो। राजा फूट फूट कर रो पड़ा। आज से तुम्हारे जीवन में डर नहीं, सम्मान होगा। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू पीड़ा के नहीं, मुक्ति के थे। राजा विक्रमसेन ने अपने राज्य में घोषणा करवाई, असली मर्द वही है जो दूसरों को नहीं, खुद के अहंकार को जीत ले। उस दिन के बाद सूर्यगढ़ में कभी किसी पर अत्याचार नहीं हुआ। शक्ति बिना विवेक के क्रूरता बन जाती है और अहंकार सबसे बड़ा अंधापन है। असली वीरता दूसरों को डराने में नहीं, दूसरों को बचाने में है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही रोमांचक, रहस्यमयी और सीख देने वाली कहानियां तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके अनुसार असली मर्द कौन होता है।